कल के डिस्कशन से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास कैविटी जो होती है, यानी कि जो हमारे पास, या कैविटी की बात छोड़ो, या हमारे पास जो हॉलो स्फीयर जो होता है उसमें जो इंटरनल मासेस होते हैं वो इफेक्ट करेगा, जो एक्सटर्नल मास है वो इफेक्ट नहीं करता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? यही बोला था मैंने कल। मैंने आपको कल बोला था कि जो हमारे पास ये, अगर ये हॉलो स्फीयर एक है मेरे पास, इसका जो रेडियस हमारे पास है यहां से लेके यहां तक, वो हमारे पास क्या है, ये आर रेडियस है। तो मैंने बोला था अगर मैं ओके, तो हमारे पास यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, इस सेंटर पे, मुझे बता दो फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि शेल थ्योरम्स पढ़ाने हैं, शेल थ्योरम्स करने हैं, तो इसकी वजह से, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं आपको कि जब हम सेंटर पे देखेंगे तो यहां पे हमारे पास ई का वैल्यू 0 होता है। अगर मैं आपसे रीजन पूछूंगा, आप बोलोगे सर रीजन ये है कि यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास है ना, यही तो बोलोगे। अगर मैं यहां पे बोलूंगा आपको कि इनसाइड कहीं पर भी मैं पॉइंट रखूंगा, मास रखूंगा, आप बोलोगे फिर से 0 है। रीजन ये है कि इंटरनल, अगर मैं यहां पे एक इमेजिनरी सरफेस डाल दूंगा, वहां इसके इनसाइड में कोई मास नहीं है। जब कोई मास इनसाइड नहीं होता तो फील्ड का वैल्यू कितना होगा, वो 0 होगा। तब तक 0 हो जाएगा सर जब तक कि हम सरफेस पे नहीं पहुंचेंगे। जब हम सरफेस पे रखते हैं तो इसका मतलब वहां पे हमारे पास मैक्सिमम फील्ड होगा, कितना होगा, gm/r²। फिर इसके बाद जब हम आउटसाइड जाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, gm/r²। बट वो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर से बड़ा होगा। इतना तो हमने समझा था कल। ना जरा ध्यान से समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको, फिर इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। मुझे बता दो, मान के चलेंगे कि एक शल है, एक शल, ये हमारे पास दूसरी शल है। जनरली आपको 2 तक पूछा जाएगा, बट मैं आपको 3 करा दूंगा कॉन्सेप्चुअल, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 2 का है, ठीक? समझना बात। मैं मानता हूं कि इधर का मास, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इसका मास है m3। इसका जो रेडियस मैंने बोला यहां पे आपको, ये हमारे पास इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है यहां से लेके यहां तक b, और इसका रेडियस है यहां से लेके यहां तक c, बिकॉज हमारे पास ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स है। नाउ मैं अब क्या करता हूं, मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे टेस्ट मास को रखा। मैंने रखा पहला टेस्ट मास यहां पे, इस पॉइंट पे टेस्ट मास रखा, इस पॉइंट पे मैंने टेस्ट मास रखा, इस पॉइंट पे मैंने टेस्ट मास रखा, और इस पॉइंट पे मैंने टेस्ट मास रखा, अलग अलग तरीके पे। तय वाला पता है क्यों? ओके, तो मुझे बताओ, जो हमारे पास यहां पे अगर मैं देखूंगा इस पॉइंट पे, आसान तरीका यह है कि जहां पर आपका मास है, जहां पर आपका टेस्ट मास है, वहां पे एक इमेजिनरी क्या कर दो, शेल डाल दो। अगर उस इमेजिनरी शेल के अंदर कोई मास आ रहा होगा उतना फील्ड होगा। समझ में बात आई? अगर उस इमेजिनरी शेल के अंदर कोई मास ना आ रहा होगा तो हमारे पास फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जरा मुझे बताओ बेटा कि यहां पे हमारे पास इस पॉइंट को मैं मानता हूं पॉइंट ए, इसको मैंने बोला पॉइंट बी, इसको मैंने बोला पॉइंट सी, इसको मैंने बोला पॉइंट डी। ना अगर मैं पॉइंट ए की बात करूंगा, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे अगर मैं पॉइंट ए की बात करूंगा, मुझे बता दो क्या यहां पे फील्ड प्रेजेंट होगा? सर हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ एक इस पॉइंट के अक्रॉस एक शेल डाल दीजिएगा, इमेजिनरी शेल। आउटर मास आपको इफेक्ट नहीं करेगा, आउटर मास आपको कंसिडर ही नहीं करना है। समझ में बात आ रही? बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है ना, वो लगता है सेंटर टू सेंटर। क्या लगता है? सेंटर टू सेंटर। यानी कि आपको मानना है कि यहां पे इस पॉइंट पे कोई, इस वाली शेल के अंदर कोई मास है? कोई मास नहीं है ना। इस शेल के अंदर कोई मास है? जो मैंने खुद डाली शेल, कोई मास नहीं है। इसका मतलब जब हमारे पास कोई मास नहीं है तो मैं लिखूंगा E ऑफ A इज इक्वल टू G, और यहां पे कोई मास नहीं है तो इसका मतलब gm/r² असल में था, a² हमारे पास था, बट यहां पे m का ही वैल्यू 0 होगा, तो इसका मतलब E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज यहां पे हमारे पास मास का वैल्यू कितना होगा, 0। क्लियर बात है क्या? समझ आई बात? यानी कि जो हमारे पास इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट पे कोई मास इनसाइड नहीं, अगर यहां पे कोई मास होता तो इसको ऊपर फोर्स लगता, फील्ड लगता, बट मास नहीं है तो फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं तो फील्ड नहीं है। इतना समझ आई बात? ना जरा दूसरे पॉइंट पे जाओ, दूसरे पॉइंट पे जाओ, यहां पे बी पॉइंट पे बताओ, बी पॉइंट पे हमारे पास, ये पॉइंट बी है हमारे पास, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां से एक इमेजिनरी शेल डालता हूं। क्या डालता हूं? क्या इस इमेजिनरी शेल के अंदर कोई मास आ रहा है? कौन सा वाला मास आ रहा है? m1 मास। क्या ये हमारे पास हॉलो रिंग है या हॉलो स्फीयर है? क्या इसका सेंटर ऑफ मास जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा? पढ़ा हमने सेंटर ऑफ द मास। क्या इस मास को मैं इमेजिन करूंगा ये पूरा मास सेंटर पे होगा? वो कर सकते हैं ना। सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब होता है? होल बॉडी का मास आप ले लो, मानो एक पॉइंट मानो वो कहीं पे रखो, समझिए बात है। इसका सेंटर ऑफ द मास यहां पर होगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी, क्या वो डिस्टेंस हम x मानेंगे? समझ में बात आ रही क्या? तो एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे मुझे बता दो क्या हमारे पास फील्ड होगा, कितना? EB इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, G। मास कितना है? m1, मास है ना m1, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, GM1 डिवाइडेड बाय x²। क्लियर बात?
समझ में बात आई क्या? gm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस इज द फील्ड एट पॉइंट बी, दिस इज द फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक, अब अगर मैं बोलूंगा पॉइंट सी पे क्या होगा, पॉइंट सी पे बता दो, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे बताइए। पॉइंट सी पे हमारे पास ये वाला पॉइंट हमारे पास, यहां पर भी हम कुछ नहीं करेंगे, एक इमेजिनरी शेल ड्रॉ करेंगे। शाबाश, क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास ये वाला वैल्यू जो होगा, क्या ये हमारे पास इस शेल के अंदर m2 मास भी आ रहा है, m1 मास भी आ रहा है, क्या इसके ऊपर फील्ड दो मासेस की वजह से होगा? पहला मास हो, पहला फील्ड जो होगा m1 की वजह से होगा, दूसरा जो फील्ड होगा वो m2 की वजह से होगा। ग्रेट, तो हमारे पास यहां पे अगर मैं इसको देख लूं तो हमारे पास ये अगर x की दूरी पे होगा, क्या ये y की दूरी पे होगा? फिर तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहां पे, हम लिखेंगे एट पॉइंट सी पे EC जो वैल्यू होगा वो बराबर gm1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस gm2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्या सही है y स्क्वायर? क्या ये सही है? यहां पे ये y की दूरी पे है तो इसका मतलब y स्क्वायर यहां पे आएगा, तो हमने लिखा यहां पे y स्क्वायर। तो EC का जो वैल्यू हमारे पास होगा, EC इज इक्वल, g को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा m1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस हमारे पास m2 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। सही है क्या? समझ आया क्या? अब इसके बाद जरा तीसरे पॉइंट पे आ जा, आपको इनफिनाइट शब्द दिए जाएंगे, आपको तब भी आएगा। ठीक है, सिंपल एक ही तरीका करना है आपको, इमेजिनरी शेल को ड्रॉ करना है। ठीक, फिर इसके बाद पॉइंट सी पे बता, पॉइंट डी पे, सी पे निकाला ना, पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे में जब मैं शेल डालता हूं, इसके अंदर m1 m3 मास भी आ रहा है, m2 मास भी आ रहा है, m1 मास भी आ रहा है। m1 मास इसके ऊपर कितना दूरी पे है हमारे पास, x1 x2 x3, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या लिखेंगे आप, E ऑफ D इज इक्वल जी m1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस gm2 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस gm3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। सही है क्या? g को ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, E ऑफ D इज इक्वल, g को लिया कॉमन, अंदर बचेगा m1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस m2 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस m3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। सही है क्या? क्लियर बात? शाबाश, कोट करो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, फिर अच्छे से समझ। सिंपल है इसका, जिस पॉइंट पे भी निकालना होगा शेल डाल दो, इमेजिनरी शेल, देखो उस शेल के अंदर कितने मासेस आ रहे हैं, कितने दूरी पे आ रहे हैं, दैट्स इट। कहां पर? एट पॉइंट पे जीरो आएगा ना, बिकॉज m का वैल्यू जीरो है। यस जी, ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, शेल के ऊपर शेल, शेल के ऊपर शेल, शेल के ऊपर शेल, मतलब शेल शेल शेल, हाँ विद डिफरेंट रेडियस। हाँ शेल का मास है, ये जो स्मॉल m है ये टेस्ट मास है, कल अगर आए होते तो समझ आता। हाँ ओके, क्या हम इस एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर जो बाहर वाला मास है, मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ, थोड़ा सा आप मॉडिफाई करेंगे, ये तो जनरलाइज मेथड किया मैंने, अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसको लिखने के बाद पहले आराम से लिखो आप, वही मैं बोलूंगा ना, इसी को मॉडिफाई करूंगा मैं। अगर हमारे पास ये दो मासेस है, ये दो मासेस है, अगर मैं इन दो मासेस को सेंटर पे लाऊंगा, ये टोटल मास कितना हुआ, m प्लस m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 जो सी पॉइंट जो कितनी दूरी पे होगा, y की दूरी पे, y की दूरी पे हुआ ना, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे g m1 m2 है ना, m1 ये अलग अलग था। अब हमारे पास अगर मैं इन दो को सेंटर पे लाऊंगा तो सेंटर पे कितना मास है, अब टोटल m1 प्लस m2, जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, इसको किसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, m1 प्लस m2 की वजह से, तो हमारे पास कितनी दूरी पे है, ये y की दूरी पे है। तो हम इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे कि ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप पहले समझाना पड़ता है ना। इसका मतलब मुझे बता दो, क्या हम लिखेंगे इसको, EC इज इक्वल टू जी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गए ये y स्क्वायर। सही है,
क्योंकि अब ये जो अगर आपने, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे पास शेल होती है, शेल का हम पूरा मास मानते हैं कहां पे, सेंटर पे, बिकॉज सेंटर ऑफ द मास होगा वो। ठीक है, तो ये कितना दूरी पे होगा यहां से लेके यहां तक, y दूरी पे, तो मैं इसको लिख सकता हूं g m1 m2 डिवाइड बाय y स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, E ऑफ d इज इक्वल टू g इंटू m1 प्लस m2 टोटल मास प्लस m3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। ठीक है, यही बोलना चाहती थी ना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब आपको क्वेश्चन यूं आए, consider three concentric shells of mass m1 m2 and m3 having radii a b and c respectively are situated as shown in the figure. Gravitation field point at a point c at a point located at q and p is, q point पे and p point पे मुझे बताना है। q point ये है और p point ये है। जब मैं p point पे हूं तो मुझे बता दीजिए, मैंने यहां से एक शेल डाल दी, यहां से एक इमेजिनरी शेल डाली, इसके अंदर दो मासेस आते हैं ना। पॉइंट पी पे कितने मासेस आते हैं, दो मासेस आते हैं, एक इस m1 का और इसका m2 का, जो कि हमारे पास यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी पे, x की दूरी पे। तो हमारे पास इसका, अगर मुझे इसका लिखना होगा e पॉइंट p पे, क्या लिखूंगा मैं, g m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। क्लियर है इतना। फिर इसके बाद अब हमारे पास q पॉइंट पे भी निकालना है, e ऑफ q किसके बराबर हो जाएगा, g। जब आप यहां से एक शेल डाल दोगे तो इसके अंदर तीनों मासेस आते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, g m1 प्लस m2 प्लस m3, वही है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। कोई ऑप्शन है, यस, g इज इक्वल g m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, और ये हमारे पास g m1 प्लस m2 बाय x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। आई बात समझ, ये तो किया था, शाबाश। इनको बोलते हैं शेल थ्योरम्स। ये चेंज हो जाएगा बट जब पोटेंशियल पढ़ेंगे, रीजन बताऊंगा, आज ही पढ़ाना है। इतना समझ आएगा, ओके। अब बताइए इधर पे क्या करेंगे। चलिए बच्चों, two concentric shells of mass m1 and m2 are concentric as shown in the figure. Which of the following is correct regarding the gravitational force on m due to m1 and m2 at points, कहां पर, m1 and m2 at point p q and r। देखो जब ये पॉइंट p पे है तो fp का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कोई मास, जब आप यहां से कॉन्सेंट्रिक शेल डाल दोगे तो कोई यहां से मास इनसाइड नहीं आएगा, तो इसका मतलब fp का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। जब मास ही नहीं तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स जीरो, तो फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पहला पॉइंट हमारे पास हो गया क्लियर, यानी कि ये पॉइंट इसका सही है। यहीं पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा और भी देखेंगे, बिकॉज ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है। तो जब ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन हो सकता है या नॉन ऑफ दीज हो सकता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में वही होता है ऑप्शन पे। अब दूसरा देख लेते हैं एफ ऑफ क्यू। जरा क्यू पॉइंट पे मुझे बताइए क्या होगा, इधर से जो ही मैंने ये किया, बताइए यहां पे क्या होगा। ये बी डिस्टेंस की दूरी पे है, इसका मास हमारे पास m1 है। जब मैं एफ ऑफ क्यू के ऊपर फोर्स निकालना चाहूंगा, मेरे पास बनेगा जी m1m डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। क्या सही है ये, क्योंकि फोर्स है, फील्ड नहीं है, फोर्स डिपेंड करता है टेस्ट मास पे, फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट मास। ठीक, तो हमारे पास क्या आया, एफ क्यू इज इक्वल टू जी m1m डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। क्लियर है क्या। जरा मुझे बता दो सी पॉइंट पे क्या होगा। सी पॉइंट पे हमारे पास होगा एफ ऑफ आर पे कितना आ जाएगा, वो हमारे पास बनेगा जी m1, इसके अंदर तो दोनों आएंगे ना, प्लस m2 इंटू एम डिवाइडेड बाय, यहां से लेके यहां तक c है तो c स्क्वायर। क्लियर है क्या, आया जी m1 इंटू एम डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, तो हमारे तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है क्या, शाबाश। कुछ ना पर मुझे मिस, अच्छा ठीक, इतना समझ आया क्या। तो हमारे पास ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक शेल थ्योरम्स के क्वेश्चंस जो हमने करने थे, ये हमने कल पढ़ा था असल में, तो इसके बिहाफ पे ये क्वेश्चंस भी बनते हैं। लिखो नेक्स्ट। चलो पहले ये वाला सवाल करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। हाँ किया था कल, कहाँ किया था, दिखाया था फिर किया ही नहीं था, फील्ड पे था ना, टाइम पे हम 4 से पढ़ रहे थे।
दिखाया था, किया नहीं था, मैंने बोला था पहले पढ़ेंगे फिर करेंगे। Two bodies of masses 10 kg and 1000 kg are at the distance of 1 meter apart. At which point on the line joining them will the gravitation field intensity will be zero? Gravitation field intensity का मतलब होता है न्यूट्रल पॉइंट। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल पॉइंट। वन मीटर कैसे निकालते हैं बेटा? हम एक लाइन लेंगे 1 मीटर की जिसपे दो मासेस हमारे पास है। एक मास हमारे पास ये है जिसका वैल्यू है हमारे पास 10 kg, दूसरा हमारे पास ये वाला जो है इसका वैल्यू है 1000 kg। बीच में जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है। लेट द पॉइंट इज x। अगर ये x होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा, तो इसका मतलब बनेगा E1 इज इक्वल E2। तभी तो हमारे पास इधर का फील्ड और इधर का फील्ड बराबर होगा। यही तो पढ़ाया था न्यूट्रल पॉइंट में। तो हमारे पास वहां पे F1 F2 किया था, G इंटू 10 इन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू 1000 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जी हो गया कैंसिल, एक एक हो गया यहां से कैंसिल। तो इसका मतलब बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। वही होगा क्या? हाँ, इसका मतलब ये बनेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 10। 100 का रूट होगा ना 10, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x। वही होगा। हाँ, 1 इज इक्वल टू 11x, x इज इक्वल टू 1 बाय 11, 1 बाय 11। नेक्स्ट, क्लियर है? शाबाश, ग्रेट। आपका मुझे अफसोस हो रहा है, तू करता कुछ जिंदगी में मगर। ओके नेक्स्ट देखो, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग at a point on its axis, at a point on its axis, at a point on its axis। देखो बेटा, हमने एक, ये हमारे पास एक रिंग है। अभी तक रिंग को दो तरीके रखने के हैं। एक ऐसा अगर मैं रखूंगा, उसके सेंटर पे आ जाएगा कितना वैल्यू 0। अगर मैं इस रिंग को रख रहा हूं और मैंने कोई पॉइंट लिया बाहर, देखिए रिंग है, इसका पॉइंट एक बाहर लिया मैंने, इस पॉइंट पे कितना होगा वो निकालना है। सही बात आ रही क्या? लिख लो। मान लिया हमारे पास एक रिंग है, इस तरीके की ये रिंग है। अब मत ऐसे दिखा सकते हैं, इसको 3D में दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं मत, अगर मैं ऐसे रखूंगा तो मुझे यही वाला पॉइंट लाना है इधर पे। अब अगर मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा तो रिंग ऐसे बनेगी ना, ऐसे रिंग हो गया ऐसे। हाँ, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉइंट है इधर पे। इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है, जो कि एक्स की दूरी पे है, जो कि एक्स की दूरी पे। इसका रेडियस होगा आर। तो एक एलिमेंट यहां से लूंगा, एक एलिमेंट यहां से लूंगा ना, तो हमारे पास क्या होगा, इधर का फील्ड जो होगा वो इधर की तरफ होगा। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो बनता है फील्ड एट पॉइंट पी, यानी कि जिसको मैं ईपी बोलता हूं, वो बराबर GMR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रेज टू द पावर 3/2। GMR डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रेज टू द पावर 3/2। GMR लिखा is equal to r GMR divided by r square plus x square whole raised to the power 3/2। This is the period due to the ring at this point। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा मैक्सिमम कंडीशन के लिए, ठीक है, तो हमारे पास इसका dp बाई, यानी कि जो हमारे पास d बाई dt ऑफ होगा ना, ये वाला r, तो इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए दैट टाइम पे जो फील्ड होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द फील्ड इज 0। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम कहां पर होता है? मैक्सिमम फील्ड, मैक्सिमम फील्ड कहां पर होगा? ई मैक्स।
ए मैक्स इज इक्वल टू कहां पे होगा आर बाई रूट ऑफ 2। इसका आंसर होगा जब हमारे पास रिंग की वजह से जो मैक्सिमम फील्ड होगा वो बराबर आर बाई रूट ऑफ 2 पे होता है। कितने पे होता है? आर बाई रूट ऑफ 2 पे होता है। वो कितना होता है? वो हमारे पास होता है ई मैक्स का वैल्यू, जब हमारे पास आर बाई 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट करोगे ना, आपके पास बनेगा ट्वाइस जी इंटू एम डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई मैक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई मैक्स। हाँ, ये वेक्टर है। जैसे कि हमारे पास असल में यूनिट वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी ना। जब हमारे पास असल में होगा फार्मूला ये है जी एम बाय आर स्क्वायर होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जब हम क्या करते हैं यूनिट वेक्टर डालते हैं तो वेक्टर पे मैग्नीट्यूड वेक्टर हो जाएगा। अकॉर्डिंगली फिर हमने ये हमारे पास आर वेक्टर है। इट प्रोवाइड द डायरेक्शन बिकॉज इसका फील्ड इधर की तरफ होगा। जब यहां से आप रखोगे उसका फील्ड इधर की तरफ होगा, तो यहां पर भी मैक्सिमम होगा आर बाई रूट 2 पे, बट माइनस टर्म्स में। यहां पे होगा प्लस टर्म्स में। ठीक है, ओके ग्रेट। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। मुझे बताइए कि अगर मुझे ई का ग्राफ डालना होगा आर के रेस्पेक्ट में, ई का ग्राफ डालना होगा आर के रेस्पेक्ट में, दिस इज ई एंड दिस इज आर, तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास आर का वैल्यू 0 होगा। क्या आर के ऊपर 0 पे वैल्यू मैक्सिमम होगा? नहीं। कहां पर मैक्सिमम होगा? आर बाई 2 पे। मान ले दिस इज द वैल्यू जहां पे आर बाई रूट ऑफ 2 का वैल्यू है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो फील्ड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ में बात आ रही क्या? तो हमारे पास फील्ड का जो वैल्यू होगा वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, बट मैक्सिमम कहां पर होगा? इधर पे। क्या किस वैल्यू पे मैक्सिमम होता है? आर बाई रूट ऑफ 2 पे। कितना वैल्यू होगा इस पॉइंट पे? जब ये मैक्सिमम वैल्यू तो है, कितना वैल्यू है? ट्वाइस ट्वाइस जी एम बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्स। ये हम किस डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगा? आर बाई रूट 2 पे। ठीक है, आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। कितना वैल्यू होगा इस रिंग का? अगर इस वाली साइड से ये अगर मैं प्लस आर बाई 2 मान लूं, अगर यहां से भी यही ग्राफ डालना होगा तो इस तरीके से बनेगा ये। समझ में बात आ रही है क्या? तो हमारे पास अब दो तरह का ग्राफ आपको एग्जाम में दिया जाएगा, सोच समझ के आंसर कर लेना। समझना, पहले समझाता हूं। देखो क्या, मैं मानता हूं कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ द रिंग है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ द रिंग है, ये वाला वैल्यू। रिंग को मैंने इधर पे रखा, रिंग को मैंने इधर पे रखा। ये हमारे पास रिंग है, इस तरीके की हमारे पास रिंग है ये। ठीक है, अब मुझे बता दो क्या वैल्यू, इसका वैल्यू कुछ होगा ना यहाँ पे जिसको मैं आर बाई 2 बोलूंगा। इधर पे कुछ वैल्यू होगा, ये आर हमारे पास है, ये वाला वैल्यू हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, प्लस में है। ये हमारे पास माइनस में आर है, भैया ना। तो जो हमारे पास आर का वैल्यू कहीं पे आर बाई 2 तो होगा। यहाँ पे मैंने बोला आर बाई रूट ऑफ 2। इसका मतलब ये प्लस में है तो ग्राफ इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू, जिसका वैल्यू है कितना? ट्वाइस जीएम बाई रूट 3 आर बाई, ठीक है, आर स्क्वायर है ना। अब अगर ये वाला वैल्यू मैक्सिमम है, या तो ये ग्राफ अगर उसको पॉजिटिव कंसीडर करेगा तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे होगा आर बाई रूट 2। दिस इज माइनस कंसीडर किया बिकॉज नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात समझ, या तो इस तरीके से देगा। अगर इसने ऐसे माना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, दो ग्राफ्स देगा वो। पहला ये कंसीडर करेगा क्योंकि वो कभी कभी पोटेंशियल भी देता है ऊपर वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए उसको वो क्या देता है वहां पे? वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, ये हम बोलते हैं इसलिए बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये बोलेगा इधर पे आर बाई रूट ऑफ 2, यहाँ पे बोलेगा प्लस आर बाई रूट ऑफ प्लस आर बाई रूट 2। अगर उसने अब ऐसा नहीं दिया, इस तरीके से दिया, क्या ये वाला पार्ट भी तो सही होगा ना? ये वाला पार्ट हमको समझ आया, ये वाला ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान से समझना दूसरा कैसे ग्राफ बनाएगा वो बनाएगा इस तरीके से। फिर मैं टाइम दूंगा आपको बनाने के लिए, अगर आप बनाना चाहोगे, क्योंकि इसका ग्राफ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बहुत इजी सवाल आता है और वो ऑलरेडी लगता है कि पढ़ा हुआ चीज है। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ये वाला वैल्यू यहाँ पे कितना है? आर बाई रूट 2। अगर आर वैल्यू मैक्सिमम है तो ई का भी वैल्यू क्या होगा? फिर मैक्सिमम होगा, यानी कि अगर आर का वैल्यू रूट बाई 2 माइनस में होगा, ई का भी वैल्यू दैट टाइम पे क्या मानेगा? माइनस में। तो ग्राफ को इस तरीके से देगा। ठीक है, इधर पे भी वही वाला वैल्यू है, ट्वाइस जी एम डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर, और यहां पर भी वही वैल्यू देगा वो, कितना? 2 जी एम डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी दिया जाएगा, इसलिए ग्राफ जो होगा वो थोड़ा सा दिखा हुआ होना चाहिए, तो दैट टाइम पे जल्दी आइडिया आ जाता है कि हाँ इसका ये किसका ग्राफ है। अब आप बोलोगे सर कैसे? मैं बताऊंगा कैसे, समझाता हूं। ये हमारे पास रिंग है,
ये पॉइंट हमारे पास इधर की तरफ है और एक पॉइंट हमारे पास इधर की तरफ है। ये मत जरूरी है कि मैं पार्टिकल को यहीं पे रख सकता, इधर से भी तो रख सकता हूं। जब इसको ये वाला जो रिंग होगा ये इसको अपनी तरफ लाएगा ना, इधर की तरफ लाएगा, हम मानेंगे ये वाली डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। इधर की तरफ जब लाएगा इसको क्या बनेगा, वो पॉजिटिव है। समझ में बात आ रही क्या? तो इसका मतलब एक डायरेक्शन इधर की, एक को मानो पॉजिटिव, दूसरे को मानोगे नेगेटिव। तो इसका मतलब जब हमारे पास ये वाला नेगेटिव है, दैट मींस ये इसका आर भी तो नेगेटिव होगा। जब ये वाला पॉजिटिव तो इसका आर भी तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए एक ग्राफ ऊपर बनेगा एक्स एक्सिस से, दूसरा ग्राफ नीचे बनेगा एक्स एक्सिस से। समझ में बात आ रही क्या? ये रीजन होता है इसका। ठीक है, इसलिए इस तरीके से ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, शाबाश। इसको डिराइव किया है ये, अब मैंने डेरिवेशन नहीं कराई, इसका डिराइव किया है। इसको डिफरेंशिएशन करके डी ई बाई डी आर का वैल्यू जो जीरो हो जाता है। मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या होता है, फोर्स कैसे मैक्सिमम बोलते हैं, जब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो करते हैं। जब हम इसका वैल्यू जीरो या ना जीरो के बराबर करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका वैल्यू बनेगा आर बाई रूट टू। डिराइव कीजिए। ठीक है, अब मैंने कराई नहीं, 11th में कराते हैं, क्या आपको रिजल्ट ही याद होना चाहिए। ओके, ये हमारे पास है फील्ड। मैंने आप बोला दो चीजें आपको फील्ड में याद रखने के लिए। एक, मुझे पता है कि इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट मास के ऊपर। अब वापस आ जाते हैं फील्ड पे। ठीक है, फील्ड हमारा हो गया। अब हमारे पास क्या है फील्ड में, अगर जो आपने क्वेश्चन फोर्स के निकाले डिस्क्रीट मासेस का, चाहे कंटिन्यूअस बॉडीज का, फोर्स जिसको निकालना आएगा वो फील्ड भी निकालेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने फील्ड फोर्स के ऊपर अच्छा टाइम दिया, 3 घंटे दिया मैंने फील्ड को, फोर्स को। फिर दूसरे दिन मैंने फील्ड पढ़ाया। तो इसका मतलब मैंने ये बोला आपको कि अगर आपने फोर्स निकालना सीख गए ना, फील्ड खुद ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट जो होता है वो ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर इसके बाद मैंने फील्ड पढ़ा है। फील्ड उतना नहीं है, फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, अगर आया तो ग्राफिकल वाला क्वेश्चन आएगा। इसको ये मिलाता है किसके साथ, पोटेंशियल के साथ, बिकॉज एक रिलेशन इंपॉर्टेंट बनती है जो पोटेंशियल और फील्ड के बीच में होता है। ठीक, उसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद एस्केपिंग वेलोसिटी वगैरह है वो भी है। ठीक है ना, अब आप हेडिंग लगा दो पोटेंशियल। पोटेंशियल हेडिंग लगा दो पोटेंशियल। हाँ, लिख लिया क्या? शाबाश, ग्रेट। व्हाट इज पोटेंशियल? मशीन कहाँ का डिफाइन है? इट्स पोटेंशियल से वोल्टेज समझ आके का था। सच बोल रहा हूँ मैं, पोटेंशियल और वोल्टेज को एक ही बात समझना था। असल में पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। इसीलिए आप दो टर्मिनल्स के बीच में कभी नहीं बोलोगे ये पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है ना, कितना वर्क डन करेगा एक पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन्फिनिटी क्यों है सर, ए से लेके बी तक क्यों नहीं? बिकॉज मुझे ना ए का पोटेंशियल पता ना मैं बी का पोटेंशियल जानता हूं। ए का पोटेंशियल जानना विद रेस्पेक्ट टू इन्फिनिटी तो मेरे लिए आसान हो जाता है, बिकॉज पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं है। अब मुझे अगर मैं ए को जीरो करता हूं तब मुझे बी का पोटेंशियल मुझे मिल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? असल में मैं पोटेंशियल नहीं निकाल रहा हूं, मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं। अब फॉर्चुनेटली हम बोलते हैं, अजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं एट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। एट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। जब मैं वी ए माइनस वी इन्फिनिटी करूंगा, ए का वैल्यू जीरो कर दिया तो मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास नहीं मिलेगा वी ए का पोटेंशियल। समझ में बात आ रही क्या? लिखो, the amount of work done the amount of work done in bringing a test mass in bringing a test mass from in bringing a test mass from infinity to a specific point, infinity to a specific point, infinity से लेके specific point तक, infinity to a specific point, ठीक है, is called potential। लिख लिया बेटे? दूसरा पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखा? देखो, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना? जीरो। ग्रेट। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट वन, मुझे बता दो। इसको डिनोट करते हैं वी से। इसे डिनोट करते हैं वी का मतलब क्या होगा? फिर वी का मतलब होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्या होगा? टेस्ट मास। दिस इज द पोटेंशियल फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, लिख रहे बेटा? शाबाश। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा? टेस्ट मास। पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा?
ठीक है, तो हमारे पास इसका जो यूनिट होगा वो होगा जूल पर केजी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट मास। क्या मैं समझाऊंगा? अभी कहां समझाया मैंने, अभी तो समझ लो। अब मुझे बता दो, ये हमारे पास पोटेंशियल होगा फ्रॉम, जब हम एक पॉइंट से पार्टिकल को ला रहे हैं, कितना वर्क डन करेगा पार्टिकल टू इंफिनिटी से लेके यहां तक। ठीक है, वो हमारे पास हो गया वर्क डन। इस एक मास को कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं मतलब जूल पर केजी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 जूल वर्क डन हो गया, ठीक है ना, 10 केजी मास, 1 केजी मास को कितना वर्क होगा, हिस्सा कितना मिलेगा, 1 केजी मिलेगा 10/10। ठीक है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान के चलेंगे मैंने एक मास लिया इधर पे, एक मास मैंने इधर पे लिया जिसको हम एम मास बोलते हैं। ठीक, दूसरा एक टेस्ट मास मैंने लिया जिसको मैंने इन्फिनिटी पे रखा। किस पे रखा? इन्फिनिटी पे रखा। समझना बात क्या बोल रहा हूं मैं। फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी में ये चीज नहीं पढ़ाऊंगा। यहां पे इन्फिनिटी पे वो वाला मास है। इन्फिनिटी क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट होता है इन्फिनिटी? जहां पर ये इंडिविजुअल होगा और ये भी इंडिविजुअल होगा। देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मासेस। दिस इज अकर्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। हम कंसिडर करते हैं सिर्फ इस यूनिवर्स में दो ही चीजें। समझ कुछ बात आई क्या? तो मुझे बता दो कि जब मैं इस पार्टिकल को पूछ रहा हूं, मुझे बता दो आपको इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है। ये बोलता है कुछ भी नहीं, बिकॉज इन्फिनाइट दूर है हम। जब हम इन्फिनाइट दूर होंगे तो हमारे पास GMM डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो दैट मींस हमारे पास फोर्स का वैल्यू जीरो आ जाएगा ना। क्लियर बात है क्या? किसी भी टर्म को आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो तो वहां पे क्या बनता है? जीरो। तो हमारे पास वहां पे फोर्स कितना वैल्यू है? कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कौन सा पोटेंशियल निकाल रहे हैं? ग्रेविटेशन पोटेंशियल। समझ में बात आ रही क्या? ग्रेविटेशन पोटेंशियल तभी डिफाइन होता है जब हमारे पास फोर्स होगा कंजर्वेटिव। क्या होगा? वही बोला था कल परसों, बोला था फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो हमारे पास ये फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैग्नेटिक पोटेंशियल, नहीं देखा होगा ना मैग्नेटिक फोर्स पोटेंशियल, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वहां पे नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने सुना होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल सुना होगा। रीजन ये है कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फोर्स कंजर्वेटिव है। क्या है? कंजर्वेटिव है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब यहां पे मैं देखूंगा तो यहां पे हमारे पास FM का वैल्यू होगा जीरो। कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा। अब इसके बाद होगा क्या? क्यों ही मैं इस पार्टिकल को ला रहा हूं, मैं इसको पहले खुद ले आऊंगा ना, खुद ले आऊंगा। तो मैंने इसको लाया स्लोली लाना है, बहुत स्लो, ताकि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन मोशन में नहीं आना चाहिए। एक टाइम आएगा जब ये पार्टिकल को क्या लगेगा, मुझे लगा फोर्स, क्या लगा, कौन सा फोर्स लगेगा दैट टाइम पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेट। तो हमारे पास यहाँ पे जो मिला वो हमारे पास लगा ग्रेविटेशन फोर्स। तो जब एक पॉइंट पे आया इधर पे, जिस टाइम पे हमारे पास, जब ये एक्स की दूरी पे था, तो इसका मतलब इसको लगा फोर्स। कितना फोर्स लगा इस टाइम पे? GMM बाय एक्स स्क्वायर, वही लगेगा। नाउ दिस फोर्स इज वेरिएबल और कांस्टेंट? वेरिएबल फोर्स, बिकॉज़ ग्रेविटेशन फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। नाउ मुझे बता दो, पार्टिकल इधर जा रहा है और इसको मोशन, फोर्स भी किधर लग रहा है? इधर। तो मुझे बता दो वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है बराबर dW इज इक्वल टू F.dr, वही होता है ना, या dx, वही होगा क्या? वेरी गुड। मैं मानता हूं कि इसने यहां से लेके यहां तक छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट किया। जब एक छोटा डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये छोटा वर्क डन नहीं करेगा? करेगा। तो मुझे बता दो कि क्या हमारे पास dW इज इक्वल फोर्स के बदले में क्या लिखूंगा? GMM बाय एक्स स्क्वायर, GMM बाय एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास नहीं होगा dx। dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। किसकी वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट? मेरी वजह से कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो हमारे पास, मुझे बताइए कि जब मैं इंटीग्रेट करता हूं इसको, इधर से मैंने इंटीग्रेट किया, इधर से भी, क्योंकि छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, छोटा छोटा वर्क डन हो जाएगा। छोटे छोटे को ऐड करेंगे तो इसी को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। कहां से लेके कहां तक? जब ये इन्फिनिटी पे था तो वर्क डन कितना था? जब ये मैक्सिमम आर पे पहुंचेगा, इससे अंदर तो जाएगा नहीं, तो हमारे पास जब ये आर पे पहुंचेगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? W होगा ना। अब जरा देख लीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा W माइनस जीरो इज इक्वल, G को निकालो बाहर, M को निकालो बाहर, M को निकालो बाहर, सही है ना। इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी? x माइनस 2 की, फ्रॉम इंफिनिटी से लेके r तक। क्लियर है क्या? फ्रॉम इंफिनिटी से लेके r तक। जरा मुझे बताइए, क्या मैं लिखूंगा W इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? GM और M इंटू क्या लिखेंगे यहां से? यहां पे हमारे पास x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, पावर प्लस 1 डिवाइड बाई पावर प्लस 1 इंटीग्रेशन होता है, पावर डाउन पावर माइनस 1 डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या होगा यहां से? इंफिनिटी से लेके r तक होगा। तो हमारे पास W का जो वैल्यू होगा दैट इज GMM इंटू, यहां पे हमारे पास क्या होगा? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, लिमिट लगेगा इंफिनिटी से लेके r तक, वही है क्या?
माइनस आएगा बाहर, W इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस GMM इंटू क्या, मैं इसको लिखूंगा 1/x, लिमिट लगेगा इन्फिनिटी से लेके R, लगेगा नहीं लगेगा? तो हमारे पास क्या इधर पे आएगा, यहां पे आएगा W इज इक्वल माइनस GMM इंटू यहां पे 1/r अपर लिमिट माइनस 1/इन्फिनिटी लोअर लिमिट, वही होगा। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0। तो हमारे पास W का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस GMM डिवाइडेड बाय R, वही है क्या, माइनस GMM बाय R। ये क्या निकाला मैंने, वर्क डन। क्या निकाला, आप पोटेंशियल बता दो किसके बराबर आपने लिखा था, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, वही है ना, या A टू इन्फिनिटी, डिवाइड में क्या करा था, टोटल मास, यानी कि मास ऑफ द पार्टिकल, वही किया था ना। तो बता दे पोटेंशियल किसके बराबर आया था, W के बदले में क्या लिखूंगा, GMM डिवाइडेड बाय M, MM हो गया कैंसिल और मल्टीप्लाई बाय R, V का वैल्यू जो होगा वो बराबर GM बाय R माइनस में, बिकॉज पोटेंशियल इज नेगेटिव। जो भी बाउंडेड सिस्टम होगा वहां पे पोटेंशियल नेगेटिव होता है, एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होगी। अब आया समझ, यही मैं यहां पर भी करता, मैंने जो यहां पे बोला था आपको, V इज इक्वल टू WA टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा, M आया था ना, तो मैं लिखता सीधे V इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास होता है ये वाला वैल्यू, वो निकलता हमारे पास GMM बाय R मल्टीप्लाइड बाय M माइनस 0, ये तो वाले 0 हो जाएगा, V का वैल्यू बनता है GM बाय R, ठीक है। व्हाट इज नेगेटिव साइन, व्हाट पोटेंशियल इज नेगेटिव, हाँ हाँ, अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता, पोटेंशियल में नेगेटिव साइन बहुत प्रॉब्लम करता है, मुझे अंडर में खुद एक क्वेश्चन गलत हुआ था इसी से, इसी नेगेटिव साइन की वजह से मैं लूज, वरना आज गला कौन फाड़ रहा होता, बताओ, है ना, मेरे हाथ में भी चाकू होता। अब बताओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो मैंने गलती की वो आप मत करो, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि दिस सिस्टम इज बाउंडेड, जब भी बाउंडेड सिस्टम होता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इन नेगेटिव फॉर्म। क्यों बताता हूं, जब आप इस पार्टिकल को यहां से एनर्जी दोगे ना, वो आप यहां से दे रहे हो ना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तभी तो ये इन्फिनिटी माइनस उतनी एनर्जी देनी है आपको जितनी एनर्जी जिसकी वजह से इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी का वैल्यू होगा 0, पोटेंशियल एनर्जी भी का वैल्यू होगा 0, तभी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा। जब ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी मैं भी पॉजिटिव एनर्जी दे देता, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होता ना, यहाँ पे कौन सा 0 बनता, समझ में बात आ रही क्या। ये जो आपस में बाउंड है, अट्रैक्टिव फोर्स है, उस एनर्जी को हमारे पास ये सिस्टम, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे रह गया, ये किसकी वजह से रह गया, इसको मैंने थोड़ी बोला रहने के लिए, ये रहा क्यों है, बिकॉज इसके पास नेगेटिव एनर्जी है, इसको छोड़ना, इसको इससे छुटकारा दिलाना, इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है आप, पोटेंशियल इज नेगेटिव, और हमारे पास ये क्या होता है, बाउंडेड सिस्टम होता है, क्या होता है, बाउंडेड सिस्टम होता है। आपको एस्केपिंग वेलोसिटी में खुद समझ आएगा, एस्केपिंग वेलोसिटी तो इसी पे ही पढ़ाना है, नेगेटिव साइन पे ही पढ़ानी है, ठीक है। आया समझ क्या, ये हमारे पास v का वैल्यू बनेगा माइनस GM बाय R, नेगेटिव साइन मीन सिस्टम इज बाउंडेड, लिखो लिखो, नेगेटिव साइन मीन सिस्टम इज बाउंडेड, सिस्टम इज बाउंडेड। जब ये इन्फिनिटी पे था, इसके पास कोई नेगेटिव वैल्यू था नहीं, था ना, जब ये नेगेटिव वैल्यू इसके पास था ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे हमारे पास कोई एनर्जी नहीं थी, इसने इतनी एनर्जी गेन की होगी जितनी इसके पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, उसका पॉजिटिव वैल्यू गेन क्या होगा, तभी तो इसका वैल्यू यहाँ पे पहुंच गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का वैल्यू होगा 0। अगर इसके पास 10 जूल एनर्जी इधर पे है माइनस में, मुझे कितनी देनी है पॉजिटिव में 10, तभी तो कहां पे पहुंचेगा, उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे इसके पास 0 एनर्जी होगी, दैट पॉइंट इज इन्फिनिटी, दैट पॉइंट इज इन्फिनिटी। बट तब तब जब हमारे पास सिस्टम जो होगा वो आइसोलेटेड होगा, क्या होगा, समझे बात, वरना अगर आपने ज्यादा एनर्जी दे दी, एस्केपिंग से होकर क्रॉस करेगा, वो इंटरस्टिशियल बॉडीज में चला जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक आया है, बढ़ा दूंगा जब मैं सैटेलाइट्स पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, ओके। तो हमारे पास अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि v का जो वैल्यू होगा वो बराबर GM बाय R। आप ध्यान से समझना, हमारे पास तीन ही चीजें जो है, समझो बात को, हमारे पास यहां पे v का जो वैल्यू आया वो बराबर GM बाय R, E का वैल्यू तो बना था GM बाय R स्क्वायर, देयर इज अ डिफरेंस 1 R की, समझे बात आ रही क्या। यहां पे हमारे पास क्या होगा GM बाय R, यहां पे हमारे पास क्या होगा GM बाय R स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने निकाला वर्क, जिसको हम वर्क बोलते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर करते हैं यू से, अभी निकाला ना हमने, वो बना Gmm/r, क्या बना Gmm/r, जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू Gmm/r²। वो इसका मतलब फोर्स एंड पोटेंशियल सेम, बस एक आर की फर्क है, ठीक है, पोटेंशियल एंड फील्ड इज सेम, बस एक आर की फर्क है, ये याद रखने का तरीका होता है, ठीक है। सुनो, यहां पे निकाला ना हमने अभी, एक मिनट को, यहां पे हमने क्या निकाला, W इज इक्वल टू माइनस Gmm/r, दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा, जूल, वर्क का भी यूनिट क्या है, जूल, तो इसका मतलब यहाँ पे तो आ गया ये वाला वैल्यू, इसमें फोर्स भी यही है बट एक आर की फर्क है, ठीक है। वहां पर भी मैं यही बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास ये वाला वैल्यू जो आएगा, किधर गया ये वाला वैल्यू, तो ये दोनों सेम है, बस एक आर की डिफरेंस है, ये दोनों सेम है, बस एक आर की डिफरेंस है, यही चार चीजें अभी तक हमने पढ़े हैं। माइनस साइन के साथ, माइनस तो है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है, माइनस तो रखना ही रखना है। हाँ हाँ हाँ, v इज इक्वल टू, हाँ लिख सकते हैं ना, रिलेशन निकालेंगे ना अभी, हम लिख सकते हैं v इज इक्वल यू बाई एम, ओके। जरा निकालो इस क्वेश्चन का आंसर। शाबाश, सिंपल बात है, बोल रहा है क्या सवाल, द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड एट अ पॉइंट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 6 न्यूटन, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा उस पॉइंट पे, कैसे निकालेंगे, सिंपल है ना, ये देखो कैसे, E किसके बराबर होगा, Gm/r², वही है क्या, वही है क्या, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, E इज इक्वल टू Gm/r लिख सकते हैं, क्या मैं इसके बदले V लिखूं, अब V ना संदर्भ Gm/r, इसका मतलब E इज इक्वल टू V/r, V इज इक्वल टू E इंटू R, हो गया। 6 4 द 20 पर 2.5 इसके आंसर, हाँ अच्छा 8000, ठीक, आया क्या, इसीलिए तो वो सिखा रहा था अभी कहां कहां से रिलेशन बने, इसी क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको जरूरी समझ आएगा। देखिए ऊपर, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड एंड पोटेंशियल, समझना बात क्या बोल रहा हूं मैं, यही जो मैं अभी तक बोल रहा था। मुझे पता है एक चीज है कि जो हमारे पास इनके बीच में जो रिलेशन है, वी हमने लिखा अभी Gm/r, वही लिखा क्या, E जो हमने अभी लिखा वो बराबर हमारे पास किसके बराबर, Gm/r² था, इसका मतलब ये हुआ E के बदले में लिख सकता हूं यहां पे Gm/r इंटू R, ये जो भी मैं बोल रहा था इसके बदले मैंने लिखा क्या, E इज इक्वल टू Gm/r, दिस इज V/r। नाउ प्रॉब्लम यहां पर ये है, मैं इस रिलेशन को यूज नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा इधर पे इसको लिखूंगा फंक्शन के टर्म्स में, ताकि हमारे पास E और V कभी कभी फंक्शन के टर्म्स में दिया जाता है, तो हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए जो जनरल क्वेश्चन आएगा वो अकॉर्डिंगली से हो जाएगा, बट हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस इज
डेल्टा E इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेल्टा V बाय डेल्टा R, डेल्टा V बाय डेल्टा R। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डी डेल्टा V किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा E डेल्टा R। तो जनरली हम जो यूज करते हैं फार्मूला वो बराबर होता है डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। ये अगर माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। वाई डेल्टा इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन, शायद पढ़ाया था ना पिछली बार भी कहीं पे, वर्क एनर्जी पावर में शायद। हाँ, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन नॉट परफेक्ट डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब दूसरे वेरिएबल्स को भी हम कांस्टेंट समझते हैं। ठीक है, इसको एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद असल में हमें काम है। कल मैंने आपको आधा घंटा पहले छोड़ा ना, क्यों आए हैं, निकलना है, आपका रूम बंद है, बस मुझे क्वेश्चन का अर्थ 25 साल है, माय टेंशन। ओके, if gravitation potential is V is equal to V is equal to x square y, find the gravitation field। हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज दिस, हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशन फील्ड। क्या निकालना है, ग्रेविटेशन फील्ड। समझना बात मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे एक चीज पता है कि जो हमारे पास V जो होता है बराबर, वो बराबर E डॉट डी आर, वही है क्या। इसका मतलब इसको डिवाइड कर दे तो वो हमारे पास E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, बड़े पार्शियल डिफरेंशिएशन मान लेना। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे E निकाल देंगे, E इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, डी बाई डी, ये हमारे पास है इसके एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, वही है ना, एक्स स्क्वायर ऑफ वाई है ना। पहले हम यहां पे लिखेंगे आर। अब आपने अगर E ऑफ एक्स निकालना होगा तो वाई को क्या मानोगे, कांस्टेंट। दैट मींस वाई स्क्वायर आएगा बाहर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स बाय एक्स, दैट मींस E ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, कोऑर्डिनेट्स। तो E ऑफ x का जो वैल्यू हमारे पास आया वो कितना आएगा, शाबाश, वो आएगा 1 स्क्वायर। E ऑफ x इज इक्वल टू 1। E ऑफ y निकाल दो, E ऑफ y किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास होगा इधर से x निकलेगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, दैट मीन 2y। E ऑफ y इज इक्वल टू 2xy। E ऑफ y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1। E ऑफ y इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो कोऑर्डिनेट्स ना दिए, अल्लाह। ओके, अब फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी एक्स और वाई का ऐड हो जाएगा, इनका क्या करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू E ऑफ एक्स प्लस E ऑफ वाई, ये वेक्टर फॉर्म में है बेटा। अगर ये पोटेंशियल होता तो हम डायरेक्टली ऐड करते, बिकॉज वो स्केलर था, बट ये हमारे पास स्केलर, ये हमारे पास क्या होगा इधर पे, E इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 1 है ना, ये 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप, वही होगा। E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, E इज इक्वल टू रूट ऑफ 17, रूट ऑफ 17। यूनिट न्यूटन पर केजी, बिकॉज F बाई एम होता है न्यूटन पर केजी। ठीक है बच्चा, शाबाश। लिख लिया बच्चा,
चलो जरा इस वाले क्वेश्चन को कर लो। If gravitation field is given by E is equal to minus xi cap minus 2y square j cap, when gravitation potential is 0 at 0, 0, find the potential at 2, 1. क्या करेंगे? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन फील्ड है ना सेम गिवन, v हो गया ना बराबर किसके? E डॉट डी आर के। v इज इक्वल टू E का वैल्यू कितना है? ये हमारे पास है x माइनस 2y, वही है क्या? हाँ माइनस एक्स। अब बताइए v का वैल्यू कितना बनेगा? इनटू हमारे पास डी आर रेस्पेक्टिव में देना है, हाँ 2y स्क्वायर। ओके, अब जरा देख लीजिए क्या लिखेंगे इधर पे। शाबाश, कैसे करेंगे? पार्शियल करना है ना। पहले क्या निकालोगे? v ऑफ x, फिर क्या निकालोगे? v ऑफ y। इट इज नॉट डिफरेंशिएशन, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ना समझिए, मुझे बता दो इधर पे दो वेरिएबल्स है ना, होगा इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मतलब होगा। हम क्या करते थे? सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनाते हैं, बट ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसमें y का वैल्यू एक टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, फिर आपको इंटीग्रेशन करनी होगी x की, फिर इसके बाद vy निकालोगे, x का कांस्टेंट रहेगा, y का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है? तो क्या बनेगा? v ऑफ x निकाल दे, इसके बराबर हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे e के बदले हमारे पास x dx की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है? कहां से कहां तक? ये x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास यहां पे बनेगा, ये x का वैल्यू है ना, तो हमारे पास बनेगा यहां से 0 से लेके 2 माइनस हमारे पास 2y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसका वैल्यू फिर लगाना है ये वाला वैल्यू, ठीक? vy का वैल्यू कितना बनेगा? ये x माइनस एक्स को निकाल दो बाहर, माइनस 2 को निकालो बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर की, फ्रॉम कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। अब निकालोगे v ऑफ x का वैल्यू, आप सीधे v ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y स्क्वायर। इसका वैल्यू होगा 0 से लेके 2, इसका वैल्यू होगा 0 से लेके 1। v ऑफ इसका निकालो, v ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 1। v ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2, v ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 4। वही आया क्या? तो यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब ही कि आपको जब आपने यहाँ पे डी आर है ना डिफरेंशिएशन में, आप कैसे कर सकते हो x को y को एक साथ? तो हमने इसको क्या माना? इस टाइम पे x माना dx, तो यानी कि y को कुछ नहीं करना है, y को एज इट इज रखेंगे, बिकॉज y की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होगी, बिकॉज दो वेरिएबल्स एक फंक्शन में है। हम तब तक नहीं कर सकते हैं डिफरेंस इंटीग्रेशन जब तक कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल इक्वेशन ना हो, इसीलिए आप x और m को कन्वर्ट करते थे वो यूनिटरी मेथड से। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आप क्या करोगे? dy को आप एज इट इज कांस्टेंट लेके बाहर आओगे, जैसे कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है? हम इसको बाहर किए हैं x की डिफरेंस, हाँ तो किसको मानेंगे कांस्टेंट पे x निकालेंगे बाहर? किसको? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक वेरिएबल जिस जहां जहां पर होगा उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होती है, बाकी अलग वेरिएबल जो होगा वो एज इट इज रहता है, उसको कुछ नहीं करता, ठीक है? ये वाला कांस्टेंट नहीं है गुपनू, बट ये देख लेना फिर ये वाले मिनट्स के। हाँ दूसरा देख इधर पे, इधर पे देख दूसरा। अब जरा वी वाई निकाल दो, क्या आएगा? वी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स को निकाला बाहर, माइनस 2, ये बनेगा वाई क्यूब बाई 3, लिमिट लगेंगे 0 से लेके 1। वी वाई इज इक्वल टू एक्स का रेंज कहां से कहां है? 2 से लेके 0 तक, दैट मीन माइनस 2, माइनस 2 इंटू 1 क्यूब बाई 3, दैट मीन्स 1 बाई 3। वी वाई इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3
वी वाई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू -6 -2/3 वी वाई इज इक्वल टू -8/3। ठीक है, कोई परेशानी है? क्या परेशानी है इसमें? क्या परेशान होने वाली बात है? मुझे बता दो इसको इंटीग्रेशन हो जाएगी इतना बता पहले कैसे। एज इट इज रहेगा। वाई की वैल्यूज गिवन है ना, हमें कोऑर्डिनेट्स की गिवन है ना। किसमें नहीं हो सकता है? हम अलग अलग करेंगे तो इसका कोई फंक्शन का वैल्यू मतलब ही नहीं रहा ना। हम बोलते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन उस हिसाब से करी जाती है जिस हिसाब से जब हमारे पास एक को जो हमारे पास चीज होगा उसको बाहर रखेंगे, बाकी चीज को हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना। हमारे पास अगर मैं वी ऑफ एक्स निकाल रहा हूं, जो हमारे पास वाई टर्म है उसको क्या करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास किसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी, एक्स की। ठीक है, तो हमारे पास इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद जब मैं वी ऑफ वाई पे चला जाऊंगा तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे जैसे कि हमारे पास ये वाली फंक्शन है वी इज इक्वल, ऐसे अगर मैं दूंगा ई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो इसको कैसे करोगे फिर? इसमें भी आप एक्स वाई को क्या रखते हैं, बाहर निकालते हैं, और वाई की क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से समझ आ जाएगा। और तो वी वाई का वैल्यू कितना बनेगा, ये वाला वैल्यू मुझे बता दो। ये हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये हमारे पास स्केलर है, वेक्टर है, पोटेंशियल का स्केलर, पोटेंशियल से स्केलर। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो सिंपल इनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई। क्लियर है क्या? तो हमारे पास v का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर -4 -8/3। v इज इक्वल टू -12 -8/3 कितना बनेगा, -20/3। जरा और एक क्वेश्चन करो, देखते हैं इस पे क्या करोगे आप। एक मिनट, ठीक है। देखो, कैलकुलेट कैलकुलेट पोटेंशियल, कैलकुलेट पोटेंशियल when field is equal to x y z, x y z ये मल्टीप्लाई में एट कोऑर्डिनेट्स 2,1,2, कोऑर्डिनेट्स 2,1,2। जरा करो ये वाला सवाल, मैं देखता कैसे करोगे आप। 2 2,1,2 हमारे पास ई इस टाइम क्यों है ना, ई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, वही है ना। तो मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल, वो बराबर ई डॉट डी आर, वही है क्या। इसका मतलब हमारे पास v हो गया बराबर ई के बदले में लिखूंगा एक्स वाई जेड इनटू हमारे पास यहाँ पे है डी आर। नाउ अब ये आप पे डिपेंड करेगा कौन सा निकालना चाहोगे, वी ऑफ एक्स। इसका मतलब हम लिखेंगे एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड जेड को लेंगे कॉमन बाहर। ठीक, वाई और जेड को क्या माना, बाहर निकाला। इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, एक्स से डी एक्स की, कहां से कहां तक। ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू हो जाएगा इसका, हमारे पास नहीं। हाँ, पहला आप ले सकते हो 0 1 जो भी दिया होंगे। तो हमारे पास वी ऑफ एक्स हो जाएगा, ये वाला वैल्यू ये बनेगा, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, वही होगा क्या, वाई इंटू जेड। ठीक है, अब बताइए क्या कोऑर्डिनेट थे आपके पास, 2 1 2, वही था ना कोऑर्डिनेट्स आपके पास। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया एक्स, ये हमारे पास हो गया वाई, ये हमारे पास हो गया जेड। ठीक है ना। अगर आप इसको x2 मानोगे, इसको y2 मानोगे, इसको z2 मानोगे, दैट मींस ये ऑरिजिन से स्टार्ट किया होगा, x1 का वैल्यू 0 0, y1 का वैल्यू 0, z1 का वैल्यू 0। ठीक, उठाइए को नजरों। अब बता दो इधर पे क्या होगा, v ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, कितना वैल्यू है इसका, 2 2 स्क्वायर बाई 2, y का वैल्यू कितना है 1, z का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, v ऑफ x इज इक्वल टू 4/2, दैट मींस 2 इंटू 1 इंटू 2, दैट मींस वो बनेगा 4 यूनिट। ठीक है, जरा वी वाई का निकाल दो, निकाला वी वाई का, कितना आया, वी वाई का 2, वी जेड का
v ऑफ y इज इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड है ये, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई होगा ये। तो इसका मतलब वी वाई इज इक्वल, इस टाइम पे एक्स और जेड को लिया कॉमन, बनेगा वाई डी वाई की इंटीग्रेशन, बनेगा वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स जेड वाई स्क्वायर बाई टू। इसका मतलब वी वाई इज इक्वल टू एक्स के बदले टू, जेड के बदले टू, इसके बदले वन बाई टू, दैट में टू टू हो गया कैंसल, वी वाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा टू। वेरी गुड, ग्रेट। वी जेड का वैल्यू क्या आएगा, टू किन फोर, वी जेड का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो आप बोल रहे हो कि वो आया फोर, कितना आया, फोर। एक्स वाई जेड डी जेड इंटीग्रेशन, वी जेड का मतलब होता है एक्स और वाई को लिया कॉमन, ये बनेगा जेड स्क्वायर बाई टू, इसके बदले लगा दो टू इंटू वन इंटू टू स्क्वायर बाई टू, इसका मतलब वी जेड का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो बराबर टू फोर, टू इंटू टू फोर, बस हो गया। वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई प्लस वी ऑफ जेड, अब आया समझ, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, बट इतना जितना इंपॉर्टेंट ये नहीं, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वाला टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। बस 5-6 मिनट लगेंगे इसको, छोटा ही टॉपिक है। पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ग्रेविटेशन में अगर हम 10 दिन देंगे फिर ये लिखना है, लिखो लिखो आराम से लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इसको पहले लिखने दो। पानी है किसी के पास, खाली है, छोड़ो फेंको, इतना लगा रखना। पकड़ो कैच, यही कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, इसीलिए आपको नहीं आता है। मैं अगर ग्रेविटेशन दिमाग दह तल के फायदे छो, मैंने ग्रेविटेशन इसमें मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि एक चैप्टर हम लगे हाथ तो कंप्लीट करेंगे, आसान चैप्टर है ना ये, इसमें क्या ये सारों को समझ आया लगता है ना आपके चेहरों से, ठीक है, खुशी की लहरें आ रही है इधर पे, ये सारों को समझ आया होगा। थोड़ा बहुत मतलब अगर सेंटर ऑफ मास सीधी तरफ रोटेशन पे एग्रेसिव डिप्रेशन, इसलिए बीच में थोड़ा मजा भी होना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक चैप्टर पढ़ाया, ताकि जब मैं रोटेशन पे फिर से आ जाऊंगा, फिर से आप एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाओगे, पूरी एनर्जी लॉस, जब ऐसा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है ना, बता ना ग्राउंड स्टेट में, सेम इज द केस विद यू पीपल। ओके, देखो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ठीक है, समझना बात आप, ये वाला करेंगे, थके थके, छोटा टॉपिक है, इसको खत्म करेंगे फिर इसके बाद भाई चौपास नहीं रहेगा भाई, आधा घंटा कल का याद है। ओके, बात तो सही है, बट मुझे मत कुछ होता है इसे, आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, असल में इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है, आप क्यों करवाए जाते हैं ये चीजें। मैं आपसे अगर मैं पूछूंगा बता दीजिए सरफेस पे क्या होगा पोटेंशियल, आप क्या बोलोगे, जी हम यार। अगर मैं बोलूंगा आउटसाइड क्या होगा पोटेंशियल, आप क्या बोलोगे, इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा ना, जीरो होगा, ठीक है। यही गलती बचाने की वजह से मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं, देखते देखते हैं, मत लो टेंशन मत लो। मुझे पता है कि ई इनसाइड का वैल्यू हमारे पास जीरो होता है, वही होगा, कल ही बोला मैंने, जब हमारे पास मतलब ये है कि जब आर इज लेस देन आर होगा। दूसरा हमारे पास आर इज इक्वल टू द आर पे जब हमारे पास क्या होगा, ई इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद जब हम थर्ड पे जाएंगे तो हमारे पास आर इज ग्रेटर देन आर होगा, दैट टाइम पे आर इज ग्रेटर देन आर होगा इधर पे, तो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो बराबर, हाँ दैट मींस हमारे पास आर इज ग्रेटर देन आर, दैट मींस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारे पास होगा ई का वैल्यू। ना मुझे निकालने हैं यहाँ पे पोटेंशियल, क्या निकालने हैं, पोटेंशियल। पहले आउटसाइड निकालते हैं, एक का दिखाऊंगा बाकी फिर आपको आएंगे। मैं आउटसाइड देखना चाहूंगा इस वाले पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, ये यहां से लेके यहां तक दूर है आर, ठीक है ना। मुझे इसको इस पॉइंट को कंसिडर करना है इन्फिनिटी के साथ, किसके साथ कंसिडर करना, बिकॉज इन्फिनिटी पे मेरा पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जो हमारे पास सर डीवी जो होगा वो बराबर ई डॉट डी आर, वही होता है ना, वही होता है ना। तो इसका मतलब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से, जब मैंने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास बनेगा डीवी इंटीग्रेट हो जाएगा इधर से, ई का वैल्यू कितना हमारे पास है आउटसाइड, जी एम बाय स्मॉल आर इंटू हमारे पास हो जाएगा डी आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी से लेके आर तक, कहां से,
इन्फिनिटी से लेके आर तक। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर करते हैं। अब जब ये इन्फिनिटी पे था तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? जीरो। इसको मैं मानता हूं वी इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे था तो पोटेंशियल वी इन्फिनिटी पे होगा। जब ये आर पे पहुंचेगा तो वी यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल होगा, पॉइंट पी पे है ये, बीपी होगा। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से समझना, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू जी एम को लिया मैंने बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा आर माइनस टू की, वही होगा फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके आर तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो बचेगा क्या? दैट मीन वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? जी एम इंटू यहां पे क्या लिखेंगे? आर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन। क्या सही है ये? कहां से कहां तक इन्फिनिटी ना लिमिट लगेंगे? इन्फिनिटी से लेके आर तक लगेंगे, इन्फिनिटी से लेके आर तक लगेंगे। तो बचेगा क्या? दैट मीन वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? जी एम। यहां पे हमारे पास क्या लिखेंगे हम? यहां पे आर माइनस वन, ये माइनस वन यहां पे जो था इसको मैंने बाहर निकाला, लिमिट लगेंगे इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? माइनस जी एम इंटू वन बाई आर, दैट इज इक्वल टू वन बाई आर का मतलब होता है इन्फिनिटी से लेके आर तक, स्मॉल आर तक। तो हमारे पास वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। वीपी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, यानी कि ये चीज आपको पता थी। ठीक है ना? बाहर कितना होगा? जीरो। सरफेस पे भी ऐसा ही होगा ना, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक। तो हमारे पास सरफेस पे, ये तो हमारे पास वी आउटसाइड होगा पॉइंट पी पे, वी एस पे कितना होगा? वी एस पे हमारे पास होगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये सरफेस वाला पोटेंशियल है ना। प्रॉब्लम है इनसाइड क्या होगा? दिमाग बोल रहा है जीरो होगा, दिमाग बोल रहा है जीरो होगा, बट जीरो नहीं है। समझाता हूं क्यों। यही पे आता है कॉन्सेप्ट मैथ्स का, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है? अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये समझ आया क्या? ये दो, ये दोनों लिखे क्या आपने? शाबाश। अब जरा ध्यान से समझना क्या होगा इनसाइड पे। सर अगर आपने बाकी दो केसेस से इंफिनिटी से पार्टिकल को इक्वेट किया, यहां पर क्यों नहीं करोगे? बट यहां पे जब ये आएगा इंफिनिटी से लेके, इसको अंदर जाना है, इस मास की वजह से फंक्शन बनेगी डिसकंटिन्यूअस। क्या बनेगी? समझ में बात आ रही? इसलिए हमें कहां से कहां लिमिट देने होंगे? कंटिन्यूअस से। दैट मीन वी सरफेस से लेके वी इनसाइड तक आपको लिमिट देने होंगे। क्या देने होंगे? वी सरफेस से लेके वी इनफिनिटी, ना कि वी इनसाइड तक लिमिट देने होंगे। तो मुझे पता है कि डीवी जो हमारे पास होगा वो बराबर ई डॉट डी आर होगा। क्या होगा? ई डॉट डी आर। जरा इंटीग्रेट कर दो, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन यहां से यहां तक। दैट मीन्स जब हमारे पास ये सरफेस पे है, दैट मीन्स आर पे है, तब हमारे पास यहां पे होगा वी सरफेस। जब ये हमारे पास स्मॉल आर पे होगा तब हमारे पास होगा वी इनसाइड। वही होगा ना? व्हाट इज द वी इनसाइड वैल्यू ई का? जीरो। वी इनसाइड, ई इनसाइड ना जीरो, है ना? तो हमारे पास क्या लिखेंगे? ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? वी इनसाइड माइनस हो जाएगा वी ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक, ई का वैल्यू जीरो इंटू डी आर। क्या ये पूरी टर्म जीरो बनेगी? ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो वी इनसाइड माइनस हो जाएगा वी ऑफ सरफेस इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन वी इनसाइड किसके बराबर हो जाएगा? वी सरफेस के बराबर। इसका मतलब वी सरफेस पे कितना वैल्यू आया था? जीएम बाय आर। क्या? ई इनसाइड है जीरो। करने मुझे शांगाने जिगर फोन कम चला। ओके, वी इनसाइड इज इक्वल वी ऑफ एस। ठीक है? तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। वी इनसाइड किसके बराबर होगा? जी एम बाय आर। वो इसका मतलब जितना सरफेस पे होगा उतना कहां पर होगा? अंदर भी होगा, कहीं पर भी। सॉलिड के लिए अलग है, सॉलिड के सेम कहां है? सॉलिड के लिए बहुत बड़ी फार्मूला बनती है। हाँ, इसीलिए बोला था पोटेंशियल के लिए चेंज हो जाएगा जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा था। वो सेंटर पे जीरो होगा, अंदर कहीं पे कुछ अलग होगा, वहां पे वैल्यू अलग होगी। यहां से लेके यहां तक बराबर, सेंटर से लेके यहां तक बराबर। इसका ग्राफ भी डालना, कहां बंद किया आप लोग? देखो कह दो मगर चोन छा मैं अफसोस रहा। हाँ सहा चुन के एकदम दो में तो नहीं होनी। कच्चा हालत खराब, कच्चा हालत खराब चाहो, हालत खराब। ये वाला जो सरफेस पे होगा ये कांस्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद
डिक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये वाला वैल्यू कितना होगा, जी एम बाई आर। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर उसे नेगेटिव में बनाया ना तो ग्राफ उल्टा करके बनेगा। अब ये पॉजिटिव के लिए मैंने कंसिडर किया पॉजिटिव, ठीक है, अगर ये नेगेटिव में होगा तो ग्राफ इस तरीके से होगा, फिर नहीं बोलना वहां पे।